हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो क्लास में हम लोग वेग चाल आज टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा का टॉपिक है त्वरण। त्वरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिलरेशन। आपने ये शब्द अंग्रेजी का शब्द एसिलरेशन सुना होगा, एक्सीलेटर से बना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी बाइक पर या अपने 4 व्हीलर्स पर जब एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को, चाहे तो वो बढ़ जाए या घट जाए, वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, पहले समझिए कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आपका त्वरण किस तरीके से डिफाइन होगा, त्वरण इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, यानी किसी वस्तु के या किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन हो रहा हो, चाल कम ज्यादा हो रही हो, अथवा उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। जब गति की दिशा में परिवर्तन होता मीन्स वेग, उसी को वेग कहते हैं। तो या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, अथवा उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा हो, अथवा दोनों में परिवर्तन हो रहा हो, तब वस्तु की गति में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और त्वरण को किस तरीके डिफाइन करते हैं कि त्वरण समय के साथ, समय परिवर्तन के साथ वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन या समय अंतराल, ये हो गया आपका त्वरण। ठीक है, ये त्वरण हो गया। अब देखिए, आपको त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ नीचे एक समय और है, समय अंतराल, तो इसका मात्रक सेकंड टू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, आपने पीछे पढ़ी थी, L⁻², क्योंकि मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई को या बिंदु में लिखते हैं कैपिटल L से, और समय को कैपिटल T से, ये T⁻² हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए जो वेग है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा, आपका त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगा, ये त्वरण आपका त्वरण है वो कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है, अब देखिए कि जो त्वरण होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। जो त्वरण होता है, देखिए वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, देखिए एक समान त्वरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतराल में समान होता है, तब उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, तब उसकी गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। तो कितना होता है, उस त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वस्तु के वेग में हर 1 सेकंड बाद 9.8 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तो त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे प्रकार का आपका त्वरण है वो है असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, असमान त्वरण। ठीक है, तो देखिए असमान त्वरण क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, तब उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता, असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो बस सुन लीजिए, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान होता है, तब उसे क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक वस्तु है एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रही है, देखिए, तो क्या इसकी गति में त्वरण उत्पन्न होगा, तो क्या यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा, बताइए। देखिए कि हमने आपको क्या बताया था, अगर किसी वस्तु की चाल बदल रही हो
अथवा गति की दिशा बदल रही हो अथवा दोनों बदल रही हो। देखिए यहाँ पर वस्तु की जो गति की दिशा हर पॉइंट पर बदल रही है। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे उसकी गति की दिशा ये होगी, इस पॉइंट पर आप देखेंगे इसकी गति की दिशा ये होगी, ठीक। इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो गति की दिशा ये होगी, अतः इसकी गति में त्वरण है जबकि एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए असमान त्वरण। आप समझिए जो असमान त्वरण होता है ये पुनः देखिए हमारा फिर दो प्रकार का होता है असमान त्वरण। एक तो आपका होता है औसत त्वरण, औसत त्वरण। देखिए औसत त्वरण क्या होता है, किसी समयांतराल में वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन एवं कुल समयांतराल का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, औसत त्वरण। क्यों कि जब कोई वस्तु असमान त्वरण से गति करती है तो असमान त्वरण से जब वो गति कर रही है तब उसकी गति में जो कुल त्वरण उत्पन्न होता है वो उसका हम लोग क्या निकाल के कैसे पता करेंगे, एवरेज निकाल करके, ठीक है। किसी समयांतराल के लिए हमने त्वरण पता कर लिया। मान लिए हमने देखा कि पहले 5 सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। फिर अगले 4 सेकंड वस्तु के वेग में परिवर्तन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। फिर अगले 2 सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। तो हम उस वस्तु के लिए, उस वस्तु की गति के लिए कुल त्वरण पता करना चाहें तो क्या करेंगे, वेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ वो और कितना समयांतराल था, दोनों को कुल वेग परिवर्तन में कुल समयांतराल का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाए, औसत त्वरण, ठीक है। तो औसत त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से औसत त्वरण ए एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, वेग में कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समयांतराल, समय अंतराल, ठीक। ये आपका हो जाएगा औसत त्वरण, ठीक है। या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वी ए वी। मान लिया अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v है तो उसके वेग में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा, v माइनस v वेक्टर माइनस u वेक्टर। और देखिए जब बस अंतिम वेग v था उस समय कितना था, t2, और जब प्रारंभिक वेग u था तब समय कितना था, t1, ठीक है। ये हो गया आपका। हम चाहें t2 माइनस t1 को हम ये भी लिख सकते हैं u वेक्टर v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t। कैसे, क्योंकि जब हमने वस्तु का प्रारंभिक वेग मेजरमेंट किया u, उस समय कितना हुआ, उसी समय से हमने समय तो नोट करना शुरू किया था। उस समय जो समय है t1 बराबर 0 होगा, और जब वेग हमारा हो गया v अंतिम वेग, उस समय t2 बराबर t, तो आप लिख सकते हैं v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, ठीक। तो ये औसत वेग हो गया, सॉरी औसत त्वरण हो गया। हमने बताया क्योंकि अधिकांश जो गतियाँ होती हैं दैनिक जीवन में वो कैसी होती है, असमान होती है, ठीक है। तो त्वरण भी कैसा उत्पन्न होगा, असमान त्वरण उत्पन्न होगा। आप घर से अपनी साइकिल स्कूल तक आएंगे तो आपका वेग या आपकी जो चाल है, कहीं की तो चाल बदलेगी, कहीं की दिशा बदलेगी। अगर सड़क पे कहीं न कहीं मोड़ आ गई है तो आप भले वहाँ पर एक समान चाल से मुड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि गति की दिशा में परिवर्तन हो गया है तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या है कि कहीं कहीं पर सड़क आपको सही मिल गई, रास्ता सही मिली तो आपने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, कहीं की सड़क खराब आई तो ब्रेक लगा, स्पीड कम की, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन थोड़ा ये आप समझेंगे कि जब आप वेग बढ़ाओगे तो वेग में परिवर्तन होगा, समय उसको त्वरण कहोगे। जब वेग कम होगा तब उस समय त्वरण उत्पन्न होता है, ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। जैसे जब हम गाड़ी का एक्सीलेटर लें तो क्या हो, गाड़ी की चाल बढ़ जाएगी तो उस समय उसकी गति में उसके वेग में परिवर्तन होगा, समय के साथ उसको त्वरण कहोगे। लेकिन जब ब्रेक लगाओगे तब उसके वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होगा उसे मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। देखिए चर्चा ये हो रही थी
कि जो असमान त्वरण है वो आपका दो प्रकार का होता है, औसत त्वरण, और दूसरी प्रकार का त्वरण होता है उसको कहते हैं तात्कालिक त्वरण। क्या कहते हैं? तात्कालिक त्वरण। ठीक है, तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण। देखिए तात्कालिक त्वरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु का जो त्वरण होता है क्षण पर, किसी क्षण विशेष पर, उसी क्या कहते हैं? उसी को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। तात्कालिक त्वरण क्षण विशेष पर त्वरण, क्षण विशेष पर त्वरण। ठीक है, फिर एक बार हम आपको ये समझाए दे रहे हैं कि त्वरण क्या होता है। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण आपका दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है कि अगर समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तो एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गुरुत्व के अधीन गति, उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। असमान त्वरण कि जब समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान होता है तो असमान त्वरण कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली लगभग सभी प्रकार की गतियाँ, चाहे हम 4 व्हीलर से जा रहे, मोटरसाइकिल से जा रहे, साइकिल से जा रहे, इन सभी गतियों में त्वरण है वो असमान उत्पन्न होता है। तो असमान त्वरण दो प्रकार का होता है, औसत त्वरण। और औसत त्वरण कैसे प्राप्त कर लेते कि पूरी यात्रा में हमने देखा कि कुल वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कुल समयांतराल कितना था, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या बताया? औसत त्वरण बताएगा। फिर आपका तात्कालिक त्वरण, असमान त्वरण, जब त्वरण असमान होता है उस समय किसी क्षण विशेष पर जो त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तात्कालिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए कि किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल, ये समय अंतराल सूक्ष्म कितना है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स हमारा समय अंतराल इतना कम है अंतराल, क्यों हम उसका दोनों का डिफरेंस लें तो जीरो के लगभग बराबर हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स ये समय अंतराल इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है? 0 के लगभग बराबर है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 बार रीडिंग ली, पहले t1 बराबर 0.001 सेकेंड और t2 बराबर 0.001, ये 10 था, 1 सेकेंड। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर समयांतराल सूक्ष्म समयांतराल हो, सूक्ष्म समयांतराल के लिए किसी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी, इतना सूक्ष्म समयांतराल है तो इस सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी के लिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी हो, डेल्टा वी वेक्टर हो, तब देखिए तात्कालिक त्वरण क्या हो जाएगा? ए इंस्टेनियस इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पर ही वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, ये तात्कालिक त्वरण बता रहा आपको है। हमने वहाँ पे पीछे हम लोगों ने जब वेग की चर्चा की तो बताया था, या चाल की चर्चा की तब आपको बताया था कि आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, तो जिस क्षण में आपने उस मीटर पर देखा 59, वो दर्शा रहा 59, फिर आपने ऐसे जरा सी आंख बंद तुरंत फिर देखा, एक क्षण का मतलब पलक झपकाने से भी कम का समय, उस समय फिर आपने देखा तो वो जो है वो फिर 58 दर्शा रहा था, तो वो 58 या 59 वो क्या होता है? वो तात्कालिक चाल या तात्कालिक वेग होता है। इसी तरीके से किसी बहुत कम समय में अगर वेग में परिवर्तन बहुत कम हो तब आपका जो तात्कालिक त्वरण है वो इस तरीके से निकल आएगा कि ये नीचे वाला डेल्टा टी है, इसका मान लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर होने वाला है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये लिमिट हटा दें, ये सूक्ष्म आ जाएगा, ये हो जाएगा dv वेक्टर अपॉन dt। बट आप जानते पीछे पढ़ चुके थे कि v वेक्टर बराबर क्या होता है? ds वेक्टर अपॉन dt। s विस्थापन है तो a, तो यहाँ देखिए a तात्कालिक त्वरण कितना हो जाएगा? ये तात्कालिक, ए इंस्टेंटेनियस
इक्वल, यहाँ देखिए डी अपॉन डी टी, और वी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वी वेक्टर की जगह लिखेंगे डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। देखिए ये आपका इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू एस वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया आपका, और एक ये फॉर्मूला आ गया किसका, तात्कालिक त्वरण का। इस वाले फार्मूले से आप देख रहे हैं डी एस वेक्टर कि जो तात्कालिक त्वरण होता है वो ये क्या विस्थापन, और ये 2 लगा हुआ है, इसको D2 पढ़ेंगे। D2 मीन्स क्या है कि इसका 2 बार क्या कर दिया गया, 2 बार अवकलन कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए जो तात्कालिक त्वरण होता है वो समय के साथ विस्थापन का द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। ठीक, समय के साथ विस्थापन का द्वितीय कोटि का अवकलन होता है क्या, तात्कालिक त्वरण। ठीक है, ये आपने त्वरण के बारे में पढ़ा समझा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बोर्ड पे, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले सकते हैं। हो गया है आपका। देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ये जब हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करें तो हम रीडिंग लेते जाएं। किसकी रीडिंग लेते हैं, हम रीडिंग ले रहे हैं, वस्तु गति कर रही गतिमान वस्तु है, और गतिमान वस्तु के लिए वेग v और समय t हम देखते हैं कि इतने समय पर 1 सेकेंड जब समय था तब वस्तु का वेग कितना था, 2 सेकेंड समय था तब वस्तु का वेग कितना था। इस तरीके की रीडिंग नोट कर लें, और रीडिंग नोट करने के बाद फिर क्या करें कि जो समय है इसको एक्स अक्ष पे लें। ठीक, क्यों एक्स अक्ष पे, कौन, वैसे तो आप स्वतंत्र हैं तो वस्तु की गति पर निर्भर करेगा, तो हम इधर को क्या ले लें, इधर को समय लें, समय t एक्स अक्ष पे लें, और वाई अक्ष पर क्या लें, वस्तु का वेग v लें। ठीक है, इस पे इसके बाद इनके बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो आपका ग्राफ क्या कहलाएगा, वो ग्राफ आपका वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ये वेग समय ग्राफ यानी जो है वो वस्तु की गति के अनुसार हो सकता है। तो देखिए अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही, मतलब इसका मतलब ये होगा कि समान समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो, तब वस्तु का वेग समय ग्राफ होता है वो कैसा होता है आपका, वो इस तरीके का आएगा। समय के साथ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में ये बीटी ग्राफ आता है। ठीक है, ये ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ की, ये देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता या झुकाव त्वरण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, त्वरण को। देखिए हम यहाँ से त्वरण याद करना चाहें तो ये हमारा जो ग्राफ आया है, पहले तो ये समझ लीजिए अगर सरल रेखा आती है तो ये एक समान त्वरण होगा, और एक समान त्वरण होगा, इस ग्राफ की प्रवणता या झुकाव क्या कहलाएगा, किसके बराबर होगा, वस्तु के त्वरण के बराबर। तो हम इस ग्राफ का कोई से किसी समय अंतराल के लिए मान लीजिए, देखिए ये समय t1 है, इस ग्राफ के हमने कोई दो पॉइंट लिए a, और ये समय t2 है। ठीक है, ये AB, और इसी तरीके से इन समयों के संगत जो हमने वेग दिया है, t1 समय पर वेग u और t2 समय पर वेग v है। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पर इसकी प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता, इसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा बराबर, आप पीछे 10th में पढ़ चुके हैं, प्रवणता बराबर क्या होता है, बाई अक्ष पे अंतःखंड। तो ये बाई अक्ष पे अंतःखंड की मान लेते हैं AC
टी। ठीक, तो y अक्ष का अंतःखंड इस समयांतराल इन समयों के संगत y अक्ष का जो अंतःखंड है वो कितना है, वो सी डी है, और x अक्ष का जो अंतःखंड है वो कितना ए डी है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, n बराबर tan थीटा बराबर, आप देखिए सी डी का मान कैसे निकालेंगे, v माइनस u, और अपॉन ये नीचे देखिए ए बी का मान कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, या पीछे पढ़ के किसके बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु का ये कोण आ गया, क्या कोण आ गया देखा आपने देखा, कोण आ गया ए बराबर v माइनस u अपॉन T2 माइनस T2। ठीक है, हमने ये देखा कि जब हम वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है उससे वस्तु का त्वरण ज्ञात हो जाएगा। ये कैसे त्वरण के लिए ग्राफ आया था, एक समान त्वरण के लिए ग्राफ आया था। ठीक, अब देखिए अगर असमान त्वरण हो तब वेग समय ग्राफ कैसा आएगा, असमान त्वरण के लिए आपका वेग समय ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, देखिए वक्री आएगा इस तरीके का, या तो इस तरीके का आएगा। ठीक है, या आपका आएगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके के वक्री अगर ग्राफ आए तो आप समझ जाएंगे कि वस्तु का त्वरण कैसा है, असमान है। ठीक है, असमान त्वरण हो गया। असमान त्वरण से भी जैसे ये देखिए वक्री ग्राफ आया है, इससे अगर हम वस्तु का त्वरण पता करें तो क्या हुआ, किसी त्वरण हम किसी समयांतराल के लिए पता करें, जिस समयांतराल के लिए पता करें उस समयांतराल को यहाँ से पढ़ेंगे। अब देखिए ये असमान त्वरण के लिए हम असमान त्वरण पता करना चाह रहे हैं किसी समयांतराल के लिए, वो समयांतराल हमारा T1 और T2 है। इस समयांतराल के संग हम क्या पढ़ लेंगे, इधर ग्राफ से इस अक्ष से क्या पढ़ लेंगे, वेग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके इसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता ए बराबर आप जानते हो क्या होता है, जो इस ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या होती है, y अक्ष का अंतःखंड। तो y अक्ष का ये अंतःखंड ये जितना हो इस समय T1 के संगत अगर वेग जो u हो और T2 के संगत वेग v हो, तब जब हम इस ग्राफ की प्रवणता निकालेंगे तो क्या होता है, y अक्ष का अंतःखंड। तो y अक्ष का अंतःखंड निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये अंतःखंड ये पढ़ेंगे तो v माइनस u अपॉन x अक्ष का अंतःखंड निकालेंगे तो T2 माइनस T1, इस तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो किसी समयांतराल के लिए चाहे आपका असमान त्वरण हो या एक समान त्वरण हो, वो हम किसी समयांतराल के लिए जो आपका समय वेग समय ग्राफ होगा उससे पढ़ लेंगे, उसकी प्रवणता से क्या ज्ञात कर लेंगे, त्वरण ज्ञात कर लेंगे। असमान त्वरण अगर इस तरीके का ग्राफ हमको प्राप्त हुआ तो समझ जाएंगे कि त्वरण एक समान है, और वक्री अगर ग्राफ प्राप्त होता है तो हम समझेंगे त्वरण असमान है। तो समान और असमान त्वरण को क्या ज्ञात करके पता कर लेंगे, प्रवणता, उस जो ग्राफ है उस ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करके पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कि विभिन्न स्थितियों के लिए वेग समय ग्राफ किस तरीके का होता है। अगर वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, इससे एक समान वेग से गति कर रही होगी, उसका त्वरण शून्य होगा। और अब ऐसी कंडीशन में अगर हम वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ देखेंगे, निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो वो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ झुकी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। कब, जब वस्तु एक समान वेग से, एक समान वेग के लिए, एक समान वेग होगा, जब वेग एक समान होगा तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस समय इस वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है वो आपका कैसे रूप में प्राप्त होगा, समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है और एक समान त्वरण से ग्रामावस्था से गति प्रारंभ करती है, तो उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे इस तरीके का ग्राफ आएगा कि ये bt ग्राफ, और इधर को हमने क्या लिया, इधर को समय t, इधर को वेग v। ठीक, अब देखिए अगर कोई वस्तु
नियत प्रारंभिक वेग, उसके पास कुछ प्रारंभिक वेग था पहले से। कैसे? जैसे देखिए अभी तो हमने इस कंडीशन में, ये क्या कंडीशन है, ये देखिए हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने छोड़ दिया ऐसे, ठीक, तब उस कंडीशन में इसको बोला जाएगा विरामावस्था से ये वस्तु गति कर रही है। अब देखिए इस वस्तु को हमने नीचे को जब छोड़ा तो कुछ वेग और दिया, तो जब वेग दोगे, जब वस्तु को कोई प्रारंभिक वेग होगा उसके पास या दिया जाएगा, तब उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, वो वेग समय ग्राफ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो, क्योंकि वस्तु के पास इतना वेग पहले था, इधर को समय t और इधर को वेग v लेंगे, ठीक है। ये आपका वेग समय ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए अगर वस्तु जो है वो एक समान रूप से मंदन से ऋणात्मक कोण से गति कर रही हो, तब उसके लिए वेग समय ग्राफ इस तरीके का आएगा, ठीक। इधर को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर को समय t लेंगे, इधर को वेग v लेंगे, ठीक। इस तरीके का ये कब आएगा? जब वस्तु ऋणात्मक कोण या मंदन से गति करती है, ठीक। अब देखिए कि जब वस्तु जो है वो बढ़ते हुए त्वरण से गति करे, लगातार उसका त्वरण बढ़ रहा हो, लगातार एक्सीलरेटेड हो रही हो, तब उसके लिए वेग समय ग्राफ है वो आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। इधर को क्या लेते हैं? समय t लेते हैं, इधर को वेग v लेते हैं, और ये आपका किसके लिए है? बढ़ते त्वरण के लिए, बढ़ते समान त्वरण के लिए। इसी तरीके से अगर वस्तु एक समान घटते त्वरण से गति करे, तब उसका जो वेग समय ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये इधर को हमने क्या लिया था? समय, इधर को क्या लिया था? वेग। ये घटते त्वरण से घटते त्वरण, ठीक। इस तरीके से जब हम रीडिंग लेकर ग्राफ बनाते हैं तो इन ग्राफ की सहायता से हम जान लेते हैं कि वस्तु का त्वरण कैसा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, एक समान है, असमान है, ठीक है। तो ये ग्राफ के वेग समय ग्राफ की सहायता से हम वस्तु के त्वरणों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। और वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता है वो वस्तु के त्वरण को व्यक्त करती है, उससे वस्तु का त्वरण पता कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम वेग समय ग्राफ से किसी वस्तु के विस्थापन का पता करें कि विस्थापन कितना है किसी समयांतराल में, तो किस तरीके से हम पता कर पाएंगे वेग समय ग्राफ से इसका निर्धारण, विस्थापन का निर्धारण वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण, वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण। तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन किस तरीके से पता करेंगे? देखिए कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके लिए हम जब वेग समय ग्राफ खींचेंगे, या आपका क्या हो गया, जैसा इधर को समय t लेंगे, इधर को क्या लेंगे, इधर को वेग v लेंगे। इससे जब हम वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो आपने अभी भी देखा था कि वेग समय ग्राफ है वो वस्तु की गति के अनुसार अलग अलग तरीके का हमको प्राप्त होगा। तो वेग समय ग्राफ, चलिए हमको एक वेग समय ग्राफ इस तरीके का प्राप्त हो रहा है, यानी वस्तु कुछ प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण से गति कर रही है, इस तरीके का हमको वेग समय ग्राफ प्राप्त हुआ। इस वस्तु के लिए हम किसी समयांतराल में इस वस्तु का विस्थापन पता करना चाहें तो देखिए क्या हुआ कि वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ आया, bt ग्राफ आया, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच उस समय तक, मान लीजिए हमें यहाँ पर t समय प्रारंभ से लेकर के t समय के बीच वस्तु का विस्थापन पता करना है, तो प्रारंभ समय से लेकर के t समय के बीच ये वस्तु का ग्राफ है, ग्राफ देखिए वेग समय ग्राफ आया है, वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच कहाँ, उस समय तक
समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या बताएगा, उस वस्तु का विस्थापन बताएगा। ठीक है, ओ ए बी सी। ठीक है, समझ में आता है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, वेग समय ग्राफ और विस्थापन अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। जिस समय तक हमसे पूछा जाएगा उस समय तक के लिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल से हम उस वस्तु के का उस समय अंतराल में विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से विस्थापन S बराबर क्या आ जाएगा, आकृत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ जाएगा। इससे हम किसी वस्तु का क्या ज्ञात कर लेंगे, इससे किसी वस्तु का किसी समय अंतराल में विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।